नमस्कार। और आज हम इतिहास के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर काफ़ी चर्चा होती है। महमूद गजनवी। हमारे पास उनके जीवन और शासन पर आधारित एक रिसर्च प्लान के कुछ अहम हिस्से हैं। इनमें उनके बैकग्राउंड, मध्य एशिया में उनके काम और हाँ, ख़ास तौर पर भारत पर उनके हमलों का जिक्र है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए गजनवी की शख्सियत को परत दर परत समझा जाए। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि कब हमला किया, बल्कि उसके पीछे शायद वजहें क्या हो सकती थीं, उस दौर का माहौल कैसा था और इन सब का असर क्या हुआ। इस पर एक क्या कहते हैं, संतुलित नज़र डालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो ज़्यादातर इतिहास की किताबों, आर्टिकल्स वगैरह पर बेस्ड लगती है। हाँ, वही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ये महमूद गजनवी थे कौन? इनका खानदान क्या था? जानकारी कहती है कि पिता सुबुक्तगीन थे और ये यामिनी वंश से थे। ये यामिनी वंश ये क्या था, कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, यामिनी वंश कोई ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया। इसकी जड़ें मध्य एशिया के जो ताकतवर तुर्क कबीले थे उनसे जुड़ी थीं। खुद महमूद के पिता सुबुक्तगीन वो एक गुलाम सैनिक थे पहले। अच्छा, गुलाम सैनिक से शासक। हाँ, वहीं से तरक्की करते करते वो गजनी के शासक बने। ये उस दौर की उथल पुथल और संभावनाओं को दिखाता है कि कैसे काबिलियत और ताकत के बल पर कोई भी ऊपर उठ सकता था। लगभग 977 ईस्वी के आसपास उन्होंने गजनी में अपनी हुकूमत कायम की। यानी माहौल पहले से काफी, क्या कहें, एक्शन वाला था। उथल पुथल वाला। बिल्कुल। मध्य एशिया उस वक्त सियासत का एक तरह से अखाड़ा बना हुआ था। बड़े बड़े साम्राज्य थे, जैसे सामानी साम्राज्य, वो कमजोर पड़ रहे थे और नई ताकतें उभर रही थीं। इसी माहौल में महमूद पले बड़े और फिर 998 ईस्वी के आसपास अपने पिता के बाद वो गद्दी पर बैठे। तो इन्हें विरासत में सिर्फ एक छोटा सा राज नहीं मिला, बल्कि साथ में मिली बड़ी राजनीतिक और सैनिक चुनौतियां भी। अच्छा, तो गद्दी संभालने के बाद उन्होंने क्या किया? जाहिर है अपने राज को फैलाया होगा। मध्य एशिया में उनके क्या खास काम रहे, मतलब साम्राज्य विस्तार के लिहाज से? हाँ, महमूद बहुत महत्वाकांक्षी थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने फौरन अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। जो समानी साम्राज्य कमजोर हो रहा था उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। खुरासान जैसा बड़ा और अहम इलाका, उस पर कब्जा कर लिया। खुरासान मतलब आज का ईरान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा? हाँ, मोटा मोटा वही इलाका। फिर सिस्तान और आज के अफगानिस्तान और ईरान के कई और हिस्सों तक अपनी हुकूमत फैला ली। उनकी फौज उस वक्त की सबसे ताकतवर फौजों में गिनी जाती थी। तो कहां से कहां तक फैल गया था उनका साम्राज्य? पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में समझ लीजिए उत्तर पश्चिमी भारत तक गजनवी साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था। और इन जीतों ने न सिर्फ साम्राज्य का नक्शा बदला, बल्कि महमूद को बेहिसाब ताकत और संसाधन भी दिए। और शायद इन्हीं संसाधनों की जरूरत उन्हें भारत की तरफ खींच लाई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से महमूद गजनवी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, भारत पर उनके हमले। हाँ, ये सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। कहा जाता है कि करीब 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 27 साल के दौरान 17 बार हमले किए। ये तो मतलब एक लगातार चलने वाला सिलसिला लगता है। हाँ, ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये एक लंबे अरसे तक चला। शुरुआत हुई उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाकों और पंजाब के जो हिंदू शाही राजा थे उनके खिलाफ। राजा जयपाल और फिर आनंदपाल, उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ काफी मशहूर है। हाँ, सुना है उनके बारे में। इन शुरुआती जीतों ने ही उनके लिए भारत के अंदरूनी हिस्सों के रास्ते खोल दिए एक तरह से। और इन 17 हमलों में, जैसा आपने कहा, सबसे ज्यादा चर्चा होती है सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की। ये शायद 1025 ईस्वी में हुआ था। इसे इतना अहम क्यों माना जाता है? क्या खास था इसमें? सोमनाथ का हमला, हाँ, वो कई वजहों से बहुत खास था। पहली बात तो ये कि सोमनाथ मंदिर उस जमाने में सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे अमीर और सबसे पूज्य मंदिरों में से एक माना जाता था। अच्छा, बहुत धन दौलत थी वहां। हाँ, कहते हैं वहां हीरे जवाहरात और सोने चांदी का अंबार लगा था। दूसरी बात, इस हमले से महमूद को वाकई बेहिसाब दौलत मिली, इतनी कि उसे गजनी तक ले जाने के लिए हजारों ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल हुआ था। बाप रे, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, कल्पना कीजिए उस वक्त ये कितनी बड़ी लूट रही होगी। और इसका एक वो धार्मिक पहलू भी तो बताया जाता है। बुत शिकन वाली उपाधि का क्या, मूर्ति तोड़ने वाला? हाँ, वो तीसरा अहम पहलू है। महमूद ने खुद को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहलवाया। सोमनाथ की मुख्य मूर्ति को तोड़ने का जिक्र मिलता है इतिहास में। इस वजह से कई इतिहासकार,
खासकर उस दौर के या बाद के जो फारसी लेखक थे, वो इसे इस्लाम की जीत और मूर्ति पूजा के खिलाफ एक जिहाद के तौर पर देखते हैं। लेकिन क्या आज के इतिहासकार भी यही मानते हैं? नहीं, आज के दौर के इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये वाकई उनका मुख्य मकसद था या फिर दौलत और सियासत पर पर्दा डालने का एक तरीका। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं हो। और एक बात और, सोमनाथ पर हमला करना कोई आसान काम नहीं था। रेगिस्तान पार करके जाना पड़ा, रास्ते में लड़ाइयां हुई, तो ये उनकी फौजी काबिलियत और उनके पक्के इरादे की मिसाल भी माना जाता है। सोमनाथ के अलावा भी तो कई और जगहों पर हमले हुए थे, जैसे कन्नौज, मथुरा का जिक्र आता है, कालिंजर, नगरकोट। हाँ, बिल्कुल। सोमनाथ सबसे मशहूर जरूर है, लेकिन वो अकेला निशाना नहीं था। कन्नौज उस समय उत्तर भारत की एक बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करता था। वहां हमला करके उन्होंने उस इलाके के राजाओं को एक तरह से दहला दिया। मथुरा एक अहम धार्मिक नगरी थी, वहां के मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। कालिंजर का किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, उसे घेरना भी एक बड़ी सैनिक कार्रवाई थी। और नगरकोट, वो आज का कांगड़ा। हाँ, नगरकोट यानी आज का कांगड़ा। वहां का मंदिर भी अपनी दौलत के लिए मशहूर था, उसे भी लूटा गया। तो इन सभी हमलों का मकसद क्या सिर्फ एक ही था, दौलत लूटना, या हर हमले की वजह कुछ अलग थी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसा कि जानकारी इशारा करती है, दौलत की चाहत वो तो यकीनन एक बहुत बड़ा कारण थी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? मतलब क्या जरूरत थी इतनी दौलत की? जरूरतें कई थीं। महमूद को अपनी बड़ी फौज का खर्चा चलाना था, मध्य एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखनी थी, अपने शहर गजनी को शानदार बनाना था, और भारत के मंदिर और शहर उस वक्त दौलत के भंडार थे। तो ये एक सीधा और साफ मकसद लगता है। ठीक है। और वो धार्मिक कारण, बुत शिकन वाली बात को कितना वजन दें? धार्मिक पहलू को भी एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि महमूद खुद को इस्लाम के एक योद्धा के तौर पर देखते हों, या कम से कम दुनिया को ऐसा दिखाना चाहता हो। क्यों? दिखाने की क्या जरूरत थी? शायद अपनी सेना का जोश बढ़ाने के लिए, या फिर जो बाकी मुस्लिम दुनिया थी उसमें अपनी धाक जमाने के लिए। ये कारगर तरीका हो सकता था। लेकिन क्या ये हमले सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए थे? इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि धर्म एक बहाना ज्यादा था, असल मकसद दौलत और ताकत ही था। अच्छा,